हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी तक हमने ग्रोथ हार्मोन्स ऑफ प्लांट के कुछ ग्रोथ हार्मोन्स को डिस्कस कर लिया है, जैसे कि ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। सो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इनहिबिटर्स हार्मोन के बारे में, जो कि होते हैं बेसिकली इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। तो सबसे पहले अभी हम इथिलीन को डिस्कस करेंगे। सब इथिलीन ये जो हार्मोन है, ये बेसिकली एक इनहिबिटर हार्मोन है जो कि प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है यहाँ पे, और मेनली ये फ्रूट फॉर्मेशन यानी फ्रूट के मैच्योरिटी में, फ्रूट राइपनिंग में यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, फ्रूट का जो राइपनिंग होता है, फ्रूट जो पकता है, फल की पकने की क्षमता है, वो किसके वजह से बढ़ती है? बिकॉज ऑफ द हार्मोन इथिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक गैसियस हार्मोन होता है। ठीक है, और गैसियस हार्मोन जो कि एक बेसिकली ग्रोथ रेगुलेटर होता है, प्लांट में इनहिबिटर का काम करता है। ठीक है, ये बेस्ट इफेक्टिव होता है इन फ्रूट राइपनिंग। और ये सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, ये थे डेनी इन 1924। इन्होंने कुछ फ्रूट्स को इथिलीन से ट्रीट किया और फिर इन्होंने देखा कि फ्रूट्स में जो राइपनिंग की जो स्पीड है वो फास्ट हो गई। ठीक है, तो उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इथिलीन के ट्रीटमेंट से प्लांट में जो फ्रूट की पकने की क्षमता होती है, राइपनिंग पावर होती है, वो बढ़ जाती है, जल्दी वो फ्रूट जो है वो राइप होने लगता है। ठीक है, इसी के साथ फिर दूसरी बार एक और साइंटिस्ट आए, गेन इन 1934। इन्होंने बताया कि इथिलीन जो है वो प्लांट्स नेचुरली सिंथेसाइज कर सकते हैं। और साथ ही में इसी के ठीक पहले 1930 में क्रॉकर करके साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने बताया था कि इथिलीन ये जो हार्मोन है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फ्रूट रिपनिंग, और ये प्लांट हार्मोन है, मतलब प्लांट इसे खुद प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट ने यहाँ पे स्टडीज किए और इन स्टडीज से बताया कि एक फ्रूट राइपनिंग हार्मोन जो है ये इथिलीन होता है, और साथ ही में ये प्लांट्स में भी प्रोड्यूस होता है। अब इथिलीन बेसिकली एक सिंपल गैसियस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, इसीलिए ये बेसिकली गैसेस फॉर्म में होता है ज़्यादातर। ठीक है, और मोस्ट वाइडली यूज्ड इथिलीन का जो सोर्स होता है वो होता है इथैफोन। इथैफोन से ही इथिलीन को आइसोलेट करके फ्रूट्स को राइप करने के लिए इसको यूज किया जाता है, प्लांट्स को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और साथ ही में ये नेचुरली भी प्लांट्स में सिंथेसाइज होता है। इथिलीन नेचुरली कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? प्लांट्स में रूट, शूट, अपाइकल मेरिस्टेम एंड राइपनिंग फ्रूट्स। तो प्लांट्स के रूट में भी ये सिंथेसाइज होता है, शूट यानी प्लांट के अपर स्ट्रक्चर पे, मेनली अपाइकल मेरिस्टेम में ये फॉर्म होता है, सिंथेसाइज होता है, और साथ ही में राइपनिंग फ्रूट में सिंथेसाइज होता है। तो जैसे कि हमें पता है, अब इसके इफेक्ट और एप्लीकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशंस तो वही है कि ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। दूसरा, इट स्टिमुलेट्स द इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स। तो यहाँ पे ये लैटरल रूट्स का भी इनिशिएशन करता है फॉर्मेशन में। हमें पता है दो टाइप्स के रूट्स होते हैं प्लांट में। एक तो होते हैं एडवांटेशियस रूट, जो कि बंच ऑफ रूट होता है, और दूसरे होते हैं टैप रूट, जिसमें एक मेन रूट होता है और उसके सराउंडिंग में ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे हम देखते हैं लैटरल रूट्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो लैटरल रूट्स का इनिशिएशन है वो किसके वजह से होता है? बेसिकली वो होता है दैट इज इथिलीन्स के वजह से। नेक्स्ट, इट ब्रेक्स द डॉर्मेंसी इन बर्ड्स एंड सीड। तो सीड और बर्ड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे कि जो इनएक्टिव पीरियड होता है सीड का और बर्ड का, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, इट एक्सेलरेट द एब्सिशन इन लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर। तो लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर मैच्योर होने के बाद जो ब्रेक हो जाते हैं प्लांट में से, तो ये एब्सिशन कौन यहाँ पे फॉलो आउट कराता है, कैरी आउट कराता है? इथिलीन कराता है। इथिलीन क्या करता है? इथिलीन का सिक्रीशन होता है, तो वहां पे एक एब्सिशन लेयर फॉर्म होती है। तो ये बेसिकली हम देखते हैं ऐसी ये जो पेडनकल होती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक एब्सिशन लेयर फॉर्म होती है, जिसकी वजह से यहाँ से ये जो लीव्स है ये फॉल ऑफ हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स एंड प्रमोट्स द अपाइकल डोमिनेंस। तो जो प्लांट के सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसको हम अपाइकल मेरिस्टेम बोलते हैं, तो यहाँ पे अपाइकल बर्ड के फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है और लैटरल बर्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होने देता। तो उस प्रोसेस को अपाइकल डोमिनेंस बोलते हैं। मतलब ये अपाइकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है और लैटरल बर्ड फॉर्मेशन को उस अपाइकल रीजन में रेस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट प्रमोट्स द सीनेसेंस इन प्लांट ऑर्गन। प्लांट्स के जो ऑर्गन जैसे जाइलम, फ्लोएम है, इनमें बेसिकली ये सीनेसेंस यानी एजिंग को प्रिवेंट करता है, तो इनसे एजिंग नहीं होती इथिलीन के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इनहिबिट्स द फ्लावरिंग इन मोस्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट पाइनएप्पल। तो ज्यादातर प्लांट में ये जो है फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है, बस पाइनएप्पल में इनके वजह से जो है फ्लावरिंग इनिशिएट नहीं होती। इसी के साथ इट कॉजेस एपिनेस्टी। एपिनेस्टी का मतलब अगेन होता है एब्सिशन, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। तो जब लीफ
लीफ एंड फ्लावर ड्रॉप होते हैं उसको बोलते हैं एपिनेस्टी, और ये भी अगेन किसके वजह से होता है, इट ऑल्सो कॉजेज ड्यू टू द इथिलीन। फाइनली इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ क्लोरोफाइलेज एंजाइम, जिसके वजह से ये डिग्रीनिंग इफेक्ट कॉज करता है बनाना एंड सिट्रस फ्रूट में। हमें पता है बनाना येलो कलर का होता है और सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन और ऑरेंज जो है वो येलो एंड ऑरेंज कलर के होते हैं। तो इनिशियली जब वो पक रहे होते हैं, जब उनकी राइपनिंग हो रही होती है, वो ग्रीन कलर के होते हैं, बट ड्यूरिंग राइपनिंग हमें पता है फ्रूट्स में कंटेंट बढ़ जाता है इथिलीन का, जिसके वजह से क्लोरोफाइलेज एंजाइम का सिक्रीशन हाई होता है। ये क्लोरोफाइलेज एंजाइम क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर पिगमेंट है उसको ब्रेक कर देती है। अब ग्रीन कलर पिगमेंट ही ब्रेक हो जाता है तो वो ग्रीन कलर भी वहां पे शो नहीं करता, और धीरे धीरे वो जो बनाना या फिर ऑरेंज है उसका कलर चेंज होके येलो या ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो ग्रीन इफेक्ट होता है फ्रूट का उसको खत्म कर देता है ये, यानी डीग्रीनिंग कर देता है किसकी, बनाना की या ऑरेंजेस या सिट्रस फ्रूट की। तो ये डीग्रीनिंग इफेक्ट किसके वजह से कॉज होता है, इथिलीन। इनिशियली इथिलीन के वजह से क्लोरोफाइलेज एंजाइम का इंक्रीज होता है, जिसके वजह से वहां पे क्लोरोफिल का डिक्रीज होता है, क्लोरोफिल डिग्रेड होता है धीरे धीरे, और लास्ट में हम देखते हैं कि वो फ्रूट का जो कलर है वो चेंज होता है टू द येलो एंड ऑरेंज। ठीक है, सो ये था इथिलीन के बारे में। अभी हम देखेंगे द हार्मोन और द इनहिबिटरी हार्मोन दैट इज एब्सिसिक एसिड के बारे में। अब बात करते हैं एब्सिसिक एसिड के बारे में। एब्सिसिक एसिड एक नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, जिसमें कि ग्रोथ हार्मोन्स में दो टाइप के आते हैं, प्रमोटर हार्मोन और इनहिबिटर। तो अभी हमने इथिलीन डिस्कस किया, अब ये दूसरा हार्मोन है इनहिबिटर हार्मोन दैट इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब इस पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे कांस एंड एडिकॉट, और उन्होंने ये जाना कि जो कॉटन बॉल्स का शेड ऑफ हो रहा है, क्योंकि कॉटन बॉल्स जो टूट के नीचे जमीन पे गिर जाते हैं, ठीक है, फॉल ऑफ हो जाते हैं, तो ये शेडिंग कॉटन बॉल्स की एक केमिकल के कारण हो रही है, जिस केमिकल सब्सटेंस को उन्होंने नाम दिया एब्सिसिन 1 एंड 2। तो ऐसे एब्सिसिन नाम के केमिकल के कारण कॉटन बॉल्स की शेडिंग हो रही है, ये उन्हें पता चला। इसी दौरान 1963 में जब इन्हीं का एक्सपेरिमेंट कैरी आउट हो रहा था, उसी टाइम 1963 में वैरिंग ने भी एक सब्सटेंस को आइसोलेट किया फ्रॉम द बड ऑफ एसर प्लांट। तो एसर प्लांट के बड से उन्होंने एक सब्सटेंस आइसोलेट किया, जो कि उनको पता चला उस सब्सटेंस के वजह से डॉर्मेंसी आ रही थी बड में। ठीक है, तो बड जो है वो डॉर्मेंट हो रहा था बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ दैट सब्सटेंस इन द एसर प्लांट। उस सब्सटेंस को उन्होंने नाम दिया डॉर्मिन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के सब्सटेंस ढूंढे गए बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। एक तो कांस एंड एडिकॉट ने ढूंढा दैट इज द एब्सिसिन, जिसके वजह से क्या हो रहा था, कॉटन बॉल्स की शेडिंग हो रही थी। और दूसरा हमने देखा एसर प्लांट के अंदर वैरिंग ने एक सब्सटेंस को आइसोलेट किया, जिसके वजह से बड डॉर्मेंसी आ रही थी, जिसको उन्होंने नाम दिया डॉर्मिन। अब ये दोनों सब्सटेंस को जब एनालाइज किया गया तो दोनों का स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर था या फिर उनका जो हम देख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी थी वो सिमिलर थी। ठीक है, सेम स्ट्रक्चरल फीचर थे, सेम उनका नेचर था, केमिकल नेचर। तो ऐसे में वो दोनों ही केमिकली आइडेंटिकल थे, इसी वजह से उनको एक कॉमन नाम दिया गया दोनों को ही, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड ये जो सब्सटेंस है बोलते हैं हम, ये दोनों का मिला के एक ही सब्सटेंस है, क्योंकि ये दोनों ही सेम सब्सटेंस है, एब्सिसिक एसिड उनको नाम दिया गया। आगे जाके हम देखते हैं ये एब्सिसिक एसिड जो है वो केमिकली और कुछ नहीं 15 कार्बन का सिक्विटर्पिनॉइड ही होता है। ठीक है, तो सिक्विटर्पिनॉइड एक केमिकल्स, इसका ये जो है केमिकल नेचर, केमिकल स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है। इसी के साथ ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, रूट में, सीड में, फ्रूट और लीव्स में ये सिंथेसाइज होता है। और ये इसका जो प्रिकर्सर होता है एब्सिसिक एसिड का वो होता है मेवेलोनिक एसिड। तो मेवेलोनिक एसिड से ये सिंथेसाइज होता है आगे जाके एब्सिसिक एसिड। अब हम बात करते हैं इसके इफेक्ट्स और एप्लीकेशंस के बारे में, क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं और क्या कैसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर गेटिंग द बेटर प्रोडक्टिविटी इन प्लांट्स। तो सबसे पहले इट प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ लीव्स। लीव्स का एब्सिशन यानी जो लीफ फॉल ऑफ होते हैं प्लांट से, वो किसके वजह से होता है, दैट इज अगेन ड्यू टू एब्सिसिक एसिड। इथिलीन के वजह से भी होता है और एब्सिसिक एसिड के भी वजह से ये होता है। इट प्रमोट्स डॉर्मेंसी इन बर्ड्स एंड सीड। तो बर्ड और सीड में इसके वजह से डॉर्मेंसी आती है, जैसे कि यहाँ पे ये वैरिंग नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पे देखा कि एसर प्लांट में जो बर्ड की डॉर्मेंसी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही थी, दैट डॉर्मिन की वजह से, जिसको हम एब्सिसिक एसिड बोलते हैं आज। ठीक है, तो बेसिकली इट प्रमोट्स द डॉर्मेंसी इन सीड एंड
buds. It accelerates senescence of leaves, flower and fruit. तो लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट में ये सीनेसेंस को क्या करता है, एसेलरेट करता है, मतलब एजिंग को एसेलरेट करता है। ठीक है, जो प्लांट की एजिंग प्रोसेस होती है उसको हम सीनेसेंस बोलते हैं और उसी को ये एसेलरेट करता है इन केस ऑफ लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट। अगेन इट इनहिबिट्स और डिलेज द सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन। तो इसी वजह से ये एक इनहिबिट हार्मोन है, मतलब इससे ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट की स्टंट हो जाती है, या बेसिकली हम ये बोलते हैं कि ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो अगेन एब्सिसिक एसिड जो है ये ऐसा हार्मोन है जो माइटोसिस को रोकता है, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाती प्लांट्स की और प्राइमरी ग्रोथ भी जो है वो डिले होती है। ठीक है, थोड़ी सी स्लो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एब्सिसिन। तो इट इनहिबिट्स सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन। अगेन इट सप्रेसेस कैम्बियम एक्टिविटी बाय इनहिबिटिंग माइटोसिस इन वैस्कुलर कैम्बियम। हमने अभी बोला प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ यानी प्लांट की जो गर्थ इंक्रीज होती है, विड्थ इंक्रीज होती है, उसको हम बोलते हैं दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। और ये सेकेंडरी ग्रोथ भी ये क्या करता है, इनहिबिट करता है बाय सप्रेसिंग द कैम्बियम एक्टिविटी। तो कैम्बियम वो टिश्यू होता है जो कि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बेसिकली इन्हीं वैस्कुलर कैम्बियम जैसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में माइटोसिस को ये रोक देता है, सप्रेस कर देता है, जिससे वो सेल डिवाइड नहीं होते और सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती आगे। नेक्स्ट इट ऑल्सो रिजल्ट इन द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो हमें पता है लीव्स में और ग्रीन स्टेम में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, एयर स्पेसेस होते हैं जहां से एयर और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। अब ये जो स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजर है ये कौन, या इसमें से क्लोजिंग जो होता है स्टोमेटा वो किसकी वजह से होता है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड सिक्रीट होता है जिसके वजह से कैल्शियम आयन का एफ्लक्स वहां पे रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम आयन जो है इन आउट फ्लो होते हैं और उसके वजह से हम देखते हैं स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है और ये आगे जाके ट्रांसपीरेशन को अवॉइड करता है। क्योंकि देखो स्टोमेटा अगर क्लोज हो जाएगा तो पेड़ के अंदर का जो पानी है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ट्रांसपीरेशन रुक जाता है। इसी वजह से इसको एंटी ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट, बिकॉज इट क्लोजेस द स्टोमेटा एंड डज नॉट अलाउज द एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। तो लीव्स से वाटर का एग्जिट ये अलाउ नहीं होने देता बिकॉज इट क्लोजेस द स्टोमेटा। नेक्स्ट इट एक्ट्स एज अ स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट्स। तो जब भी प्लांट एडवर्स कंडीशन में होंगे, प्लांट्स ऐसे कंडीशन में होंगे जहां पे उनको पानी की कमी हो रही है, किल्लत हो रही है, ऐसे टाइम पे ये हार्मोन सिक्रीट होगा प्लांट में, एब्सिसिक एसिड, और ये प्लांट के सारे स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। इससे होगा क्या, ऑलरेडी प्लांट जो है वो ड्राई कंडीशन में है, तो अगर वो स्टोमेटा क्लोज कर देगा तो पानी पेड़ के अंदर, प्लांट के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो ट्रांसपीरेशन से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टोमेटा अगर ओपन होगा तो जो प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो भी बाहर निकल जाता है भाप बन के ट्रांसपीरेशन के थ्रू। तो अगर स्टोमेटा ही क्लोज हो जाएगा तो प्लांट के अंदर जितना थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है वो बचा रहेगा, मतलब प्लांट को वो एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करता है। तो स्ट्रेस हार्मोन की तरह इसको देखा जाता है प्लांट्स में। कैसे, जब भी प्लांट में एडवर्स कंडीशंस डेवलप होती है, दैट इज ड्राई कंडीशंस डेवलप होती है, प्लांट के सराउंडिंग में वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, देन दैट टाइम दिस हार्मोन एक्टिंग एज अ स्ट्रेस हार्मोन बाय क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड अवॉइडिंग ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट इट इनहिबिट्स द फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट एंड इट प्रमोट्स द फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। तो ये लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट कर देता है, फ्लावरिंग नहीं होने देता, वहीं पे शॉर्ट डे प्लांट्स में ये फ्लावरिंग को फेवर करता है एब्सिसिक एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने प्लांट्स के सारे ग्रोथ हार्मोन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, इंक्लूडिंग प्रमोटर्स एंड इनहिबिटर्स। आई होप वीडियो लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ऐसे लाइक कर दीजिए एक बार, और आगे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो नॉलेजेबल लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।